नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आंख के उस रंगीन हिस्से की जो हर आंख को एक पहचान देता है, आइरिस। जी हाँ, और ये वाकई बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। हमारी आज की ये गहरी पड़ताल आधारित है आइरिस नेत्र सहायक परीक्षा हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका पर। मकसद सीधा सा है, आइरिस की बनावट, इसके काम और इसकी अहमियत को आसानी से समझना। हाँ, चाहे सुनने वाले नेत्र सहायक क्षेत्र से हो या बस आंखों के बारे में जानने को उत्सुक हो। ये जानना तो बड़ा ही मजेदार है कि कैसे ये आइरिस लाइट कंट्रोल करती है, आंखों को उनका रंग देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आइरिस है क्या और आंख में कहाँ होती है ये? देखिए, आइरिस जो है ना, वो हमारी आंख में कॉर्निया मतलब आंख का जो सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है, हाँ। और लेंस, इन दोनों के ठीक बीच में होती है। अच्छा, बीच में। हाँ, ये एक पतली सी गोल और रंगीन झिल्ली जैसी है। इसका सबसे जरूरी काम है पुतली यानी प्यूपिल, जो इसके बीच का छेद है, उसके आकार को कंट्रोल करना। ओ, पुतली का आकार। हाँ, मतलब ये कुछ कैमरे के अपर्चर जैसा काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोचा। जैसे तेज रोशनी हो तो आइरिस पुतली को सिकोड़ देती है। इसे कहते हैं मियोसिस। मियोसिस, ठीक है। हाँ, ताकि आंख में कम रोशनी जाए। और अगर अंधेरा हो, कम रोशनी हो, तो ये पुतली को फैला देती है। इसे माइड्रियासिस कहते हैं। माइड्रियासिस। हाँ, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। कमाल है। अब ये करती कैसे, मतलब इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है? हाँ, इसकी बनावट भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें ना मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें। 4 परतें। सबसे बाहरी पतली सी परत है एंटीरियर बॉर्डर लेयर। उसके बाद आती है स्ट्रोमा। ये मुख्य परत है, थोड़ी मोटी। इसी में रंग देने वाले सेल्स होते हैं, मेलेनोसाइट्स। यहीं से रंग आता है। हाँ, यहीं से। और इसमें खून की नसें, कनेक्टिव टिश्यू और 2 बहुत जरूरी मांसपेशियां भी होती हैं। मांसपेशियां, हाँ, यहीं से वो सिकोड़ने और फैलाने वाला काम होता होगा फिर। एकदम सही पकड़ा। तीसरी परत है मस्कुलर लेयर, जिसमें ये दोनों मांसपेशियां हैं। एक है स्फिंक्टर प्यूपिली। स्फिंक्टर प्यूपिली? हाँ, ये गोल होती है, पुतली को सिकोड़ती है और इसे कंट्रोल करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी क्रेनियल नर्व नंबर 3। CN3। हाँ, ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और दूसरी है डायलेटर प्यूपिली। ये रेडियल होती है, जैसे साइकिल के पहिए के तीलियां नहीं होती वैसी। हाँ, और ये पुतली को फैलाती है। इसे कंट्रोल करती है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। और चौथी परत? सबसे अंदरूनी परत है पोस्टीरियर एपिथेलियम। ये गहरे रंग की होती है। इसका काम है कि जो फालतू रोशनी है वो आंख के अंदर भटके नहीं, उसे सोख लेना। वाह, तो ये सब मिलके लाइट को मैनेज करते हैं। जी। लेकिन क्या आइरिस का काम बस यही है या और भी कुछ करती है ये? नहीं, और भी काम है इसके। ये जो पुतली का साइज एडजस्ट करती है ना, इससे आंख में जो चौंध लगती है, मतलब ग्लेयर, वो कम होती है। अच्छा, ग्लेयर कम होता है। हाँ, और जो विजन में छोटी मोटी कमियां होती हैं, जिन्हें एबरेशंस कहते हैं, उनको भी ये कुछ हद तक कम करती है, तो देखने में ज्यादा साफ लगता है। ओ, तो देखने की क्वालिटी भी बेहतर होती है इससे। बिल्कुल। और एक और जरूरी चीज, आंख के अंदर एक तरल पदार्थ बनता है, एक्वियस ह्यूमर। उसके बहाव का रास्ता ठीक बना रहे, इसमें भी आइरिस मदद करती है। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पे जो शायद सबके मन में होता है, आंखों का रंग ये अलग अलग क्यों होता है? भूरी, नीली, हरी। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए, आंखों का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि आइरिस के स्ट्रोमा में मेलेनिन नाम का पिगमेंट कितना है। मेलेनिन, अच्छा। हाँ, वही पिगमेंट जो त्वचा को भी रंग देता है। अगर स्ट्रोमा में मेलेनिन बहुत ज्यादा है तो आंखें गहरी भूरी या लगभग काली दिखेंगी। और अगर कम है तो? नीली आंखों में क्या नीला पिगमेंट होता है? नहीं, यही तो मजेदार बात है। अगर मेलेनिन कम है तो स्ट्रोमा में रोशनी बिखरती है, स्कैटर होती है, कुछ वैसी जैसे आसमान नीला क्यों दिखता है, रोशनी के बिखरने से। हाँ, रैली स्कैटरिंग। बिल्कुल। तो उसी तरह कम मेलेनिन वाली आइरिस में रोशनी के बिखरने से आंखें नीली या हरी दिखती हैं। उनमें असल में कोई नीला या हरा रंग नहीं होता। एल्बिनो लोगों में तो ये पिगमेंट लगभग होता ही नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, क्या आइरिस से जुड़ी कोई स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए? गाइड में कुछ स्थितियों का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। कई ऐसी स्थितियां हैं जो क्लिनिकली काफी महत्वपूर्ण है। एक है एनाइसोकोरिया।
एनाइसोकोरिया, ये क्या है? इसमें दोनों आंखों की पुतियों का साइज एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। ओ, फिर है आयराइटिस, या जिसे एंटीरियर यूवाइटिस भी कहते हैं। इसमें आइरिस में सूजन आ जाती है, काफी दर्द होता है और रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। सूजन। एक और कंडीशन है साइनेकिया। इसमें आइरिस अपने आसपास की चीजों से, जैसे कॉर्निया या लेंस से चिपक जाती है, तो फिर पुतली ठीक से हिल नहीं पाती। अच्छा, चिपक जाती है। हाँ, और एक होता है कोलोबोमा। ये जन्म से होता है। इसमें आइरिस का कुछ हिस्सा बना ही नहीं होता, तो पुतली पूरी गोल न होकर चाबी के छेद जैसी दिखती है। की होल प्यूपल, हाँ सुना है इसके बारे में। और एक खास स्थिति है रूबियोसिस आइरिडिस। ये थोड़ी गंभीर बात है। इसमें आइरिस की सतह पर नई, असामान्य और कमजोर खून की नसें बनने लगती हैं। नई नसें? ये क्यों बनती हैं? ये अक्सर तब होता है जब शरीर में कोई और बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये नई नसें बहुत नाजुक होती हैं। इनसे आसानी से खून रिस सकता है और आंख को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओह, तो मतलब आइरिस की जांच से शरीर की दूसरी बीमारियों का भी पता चल सकता है। बिल्कुल, ये इसका एक बहुत जरूरी नैदानिक महत्व है। तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ खास बातें याद रखना जरूरी है। हाँ, क्या है वो मुख्य बातें? एक तो ये कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व पुतली को सिकोड़ती है, मियोसिस, और सिंपैथेटिक नर्व फैलाती है, माइड्रियासिस। और दूसरा जो प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स है, उसमें लाइट का सिग्नल ऑप्टिक नर्व CN2 से अंदर जाता है और प्रतिक्रिया का सिग्नल ऑक्यूलोमोटर नर्व CN3 से बाहर आता है। CN2 इन, CN3 आउट, ये याद रखना होगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आइरिस सिर्फ आंखों को रंग देने वाली चीज नहीं है, ये तो एक बहुत ही एक्टिव जरूरी हिस्सा है हमारी आंख का। रोशनी कंट्रोल करना, देखने की क्वालिटी सुधारना और आंख के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और जैसा हमने रूबियोसिस आइरिडिस के उदाहरण में देखा, ये शरीर के अंदर चल रही दूसरी गंभीर समस्याओं का एक तरह से आईना भी बन सकती है। और हाँ, एक आखिरी बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हर इंसान की आइरिस का पैटर्न एकदम यूनिक होता है ना? फिंगरप्रिंट जैसा। हाँ, बिल्कुल, बायोमेट्रिक्स में इस्तेमाल भी होता है। तो क्या भविष्य में इस अनोखेपन का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए ही सीमित रहेगा, या फिर क्या पता हम इससे भी आगे बढ़ पाएं? शायद व्यक्तिगत चिकित्सा में या आइरिस में होने वाले बहुत ही सूक्ष्म बदलावों से बीमारियों का पहले ही पता लगाने में। ये सोचने वाली बात है।